माई बहन मड़वा में शादी पर मड़वा में लोग गीत गावेली कि सोने के थाली में जौना लगौली। आज भी लेकिन वो लोगों के मालूम न बाप, उस जमाने में हर लोगों के पास सोने के थाली थे। सोने के थाली में हमारे लोग खाना खाते थे। हितनाथ लोग आते थे तो सोने के थाली में खाना खिलाया जाता था। इसलिए वो बात नहीं भूली है। और लोग कहे न कहते कि प्लास्टिक के थाली में जौना लगौली, स्टील के थाली में जौना लगौली। इसलिए कहना है कि कुमरान काहे मांगला भीख हो, साहू शिवा ज्योति बायर से सीखो। भैल का जब ओबीसी समाज जाकर रहे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ क्या हुआ कि साहू शिवा ज्योति बायर से सीखो। तो डॉक्टर अम्बेडकर के पढ़वले हुए, डॉक्टर अम्बेडकर के पढ़वले हुए, वजीफा दियवले हुए, विदेश तक लड़वले हुए। और रहा करे जाके टुकड़ाए पंचो, यह हो दुखड़ा। केवल चमार भाई हमारे लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करें। क्या ओबीसी समाज कभी ये बात अपने गांव में किया है? अगर जिस दिन आप करोगे उसी दिन आपको आजादी मिल जाएगी। करना ही होगा, आप नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और ये विदेशी और विदेशी लोग जब सत्ता को लिए, हमको कितना दिए, हमारा कितना बाकी है। अब भाई सत्यार्थी साहब बता रहे थे कि 1 रुपया कभी बजट पास नहीं हुआ। क्या कि 22 में से 14 दिए, 52 में 27% ओबीसी समाज की मिला। वो भी मानवर कांसीराम साहब की देन थी कि दिल्ली को 1 महीना में पूरे हिला कर रख दिए। उनके वजह से पीपी सिंह को लाचार किए, इसलिए 27% मिला। बाबू 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 नाम बताओ बेटा। क्या? आर्यन कुमार गौतम देवे वाले भैया के जय भीम नमो बुद्धा। और हमारे प्रदीप विनोद भैया मूल्यवासी, आपके तरफ से 100 रुपए का सहयोग राशि भैया के जय भीम नमो बुद्धा जी। लाल जी बड़े भैया लाल जी खजूर गांव की धरती से आपके तरफ से 100 रुपए का सहयोग राशि भैया के जय भीम नमो बुद्धा करते हैं कि 22 में से 14 दिहले, 52 में 27। मंडल कमंडल यानी कल्याण सिंह साहब लेके रथ चल देना, रथ यात्रा काम खत्म हो गल कि मंडल कमंडल में और दिहल घुसाई। तोहरे में से दिहल तोहर बाकी हुए, तोहरे में से दिहल तोहर बाकी हुए। जमाना है साक्षी हुए, कसम भारत देश हुए। और भारत मुक्ति मोर्चा के आकड़ाए पंचो, यह हो दुखड़ा। हमारे गीत का अंतिम लाइन बात। और ये गीत में देखा ई लाइन का कहते कि हम बड़े गर्व से विद्यालय में भी कहल, हमन से भी कहल, बड़े गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तूने हमको हिंदू का हम बनाया जी। मुसलमान भाई में भी जाति पाई जाती है, क्षत्रिय भाई में भी जाति पाई जाती है, और ब्राह्मणों में भी जाति पाई जाती है। ब्राह्मण भाई से पूछे कि आप किस जाति के हैं तो सीधे कहता है दुबे चौबे तिवारी नहीं रहा, सीधे कहता कि मैं जात का ब्राह्मण। क्षत्रिय भाई से पूछा जाता है सीधे, वो भुनियार वगैरह नहीं बता, सीधे कहते हैं कि मैं जात का क्षत्रिय हूं। और मुसलमान भाई से पूछा जाता है तो नाई दुनिया नहीं बताता, सीधे कहता कि मैं जात का मुसलमान।
और हमसे पूछा जाता तो हम कहते हैं कि हरिगढ़ हरी कोई वहां टमार लोहार खटे। क्या मतलब है यार, हमको तूने हिंदू कहां बनाया? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और हिंदू हम कब होते हैं बड़का जानते हैं? यह लाइन बता रही है। और कितने, ये सरकारी आंकड़ा कर रहा हूं, कितना जाति में फटा गया है, और जोड़ा जाएगा तो बहुत हो जाएगा। कि बांट दिया टुकड़ा टुकड़ा 7,500 में, बांट दिया टुकड़ा टुकड़ा 7,500 में। आ राजनीति मठ कब्जा कैले व्यापार में। दिल में बसने वाले सब हो गया। बड़ी अच्छी दुकान इनकी चलती है भाई। हम लोग कहीं से थक कर जाते हैं, मुलाकात हो जाती है तो अरे थकारी की दिल को गदगद छू लेते हैं। इसलिए कहना है कि राजनीति मठ कब्जा कैले व्यापार में। बैल का कि मंदिर और ओट खातिर हिंदू हुआ जान लाना। कई 700 करोड़ 1300 सोने का गायब। वो कह रहा है कि हमारा क्या उखाड़ लोगे? कि मंदिर और ओट खातिर हिंदू हुआ, देवा दान दक्षिणा में हिंदू हुआ। फिर ना कौनो बिंदु मतलब है ना, फिर ना कौनो बिंदु हुआ। अरे गायन बागी जानी पिछड़ा पंचो यह हुआ दुखड़ा। साथियों जय जी। ये जो चेहरे पर आप लोग देख रहे हैं चमकते हुए पसीने की बूंद, यह कहीं न कहीं हमें श्रम जीवी का याद दिलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आदि गुरु संत शिरोमणि ने कहा था कि कर्म ही ईश्वर है, तो वह कर्म की पसीना है। साथियों 29 जून को बाबा साहब के दूसरे गुरु संत कबीरदास की जयंती है। तो यह सुखद दिवस है कि हम लोग मध्यकाल में, यानी जिसको हिंदी साहित्य में भक्ति काल कहा गया है, उस कालखंड के भीतर उनको हम लोग सूर्य की उपाधि देते हैं। जैसा कि आप इस जेठ का महीना से अनुमान लगा सकते हैं, और फरवरी के माह में हम लोग संत रविदास जी की जयंती मनाते हैं। यानी शीतलता का प्रतीक है, विनय का प्रतीक है संत रविदास। तो वहीं पर संत कबीरदास क्रांति के ओज के प्रतीक हैं। तो आप उनकी जयंतियों से भी उनकी जो उपमाएं हम लोग देते हैं उसको आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। साथियों हमारे बीच हरिओम आनंद जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, आए हुए हैं। तो हम कबीरदास की इन्हीं पंक्तियों से इन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होय। साथियों उस 2.5 आखर को आप लोग 2.5 अक्षर का ज्ञान भी समझ सकते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ बहुत ही आदर के साथ मैं आनंद जी को आमंत्रित करता हूं को अपने 2 शब्दों से हम लोगों को लाभान्वित करें। धन्यवाद संचालक महोदय। पहले भैया थोड़ा सा पागल हो जाइए। महापुरुषों को पीछे नहीं करते। महापुरुष हमारे स्मरण योग्य हैं। मंच पे आसीन मंचासीन गण तमाम वक्ता जो बैठे हुए हैं, सबका नाम तो मैं नहीं जानता। मैं उनका आभार बंदन अभिनंदन करता हूं, और साथ में ही इस ग्राम सभा की जो आवाम बैठी हुई है, और ये जो हौसला देने के लिए आप लोगों के हाथों से तालियां बज रही हैं, और जो कार्यक्रम आयोजक मंडल है उनका भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने बाबू लोहार जी को सुना।
बागी जी को। दामोदर प्रसाद बागी। उसने कि हमारे दूसरी मुलाकात है तो हमारे दिमाग में बाबू लोहार ही चल रहा है, तो इसलिए हो सकता है कि हम गलत बोल गए, तो अपनी बारी को वापस लेते हैं। दोस्तों, जिस महापुरुषों का जन्म मनाने के लिए यह बीड़ा जो उठाई है यहाँ के ग्राम सभा ने, जो यहाँ ग्राम सभा के वह जीवंत प्राणियों ने जो शिक्षा को अपना मंत्र मानकर उन महापुरुषों का जन्म पर्व मना रहे हैं, पहले तो उनके लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें दोस्तों, क्योंकि हौसला के पात्र तो वो हैं जिनको हम किताबों में पढ़ते थे, उनको लाके मंचों पर रखकर हमें आपको आगाह करने का काम कर रहे हैं। उनके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए दोस्तों। अभी अभी प्रथम वक्ता ने जो हम तो वही देखिए, हम बता दें आपको कि मैं रात भर जगा हूं। वजह क्या है कि हमारा क्षेत्र ऐसा है जो सिया समुदाय का है, और सिया समुदाय रात में अलाव का मातम मनाता है, तो रात को 12 बजे शुरू होता है और 4 बजे भोर तक चलता है। फिर सुबह ही फिर सुन्नी समुदाय और सिया समुदाय का ये जो पर्व चल रहा है, उसी में भागम भाग रहा है, जिसकी वजह से आपके विलंब से आया हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। क्या आप लोग माफ कर सकते हैं कि नहीं? तो आने में विलंब हुआ, इसके लिए माफी चाह रहा हूं दोस्तों। सबसे पहली बातें हैं, इस संचालक महोदय ने जो कबीर साहब को बात कहा है, बाबा साहब के गुरु नहीं थे। इस शब्द को थोड़ा सा साहित्य में अगर जा रहे हैं तो साहित्य के शब्दों को भी थोड़ा सा बच्चों को सही दिशा देने का काम करें, क्योंकि बाबा साहब के गुरु नहीं थे, बाबा साहब के वह धर्म गुरु थे। और धर्म गुरु और गुरु में अंतर है। वही बातें हैं ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद। आज आप लोगों ने देखा होगा, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का अंतर समझ में आएगा तो गुरु और धर्म गुरु का भी अंतर समझ में आ जाएगा। बहुत सारी बातें ब्राह्मणवाद के बारे में आपने बताया। ब्राह्मण क्या है? हमें ब्राह्मण से एलर्जी नहीं है। एलर्जी किससे है? ब्राह्मणवाद से। उसी तरह राजा दशरथ के बेटे राम वन में गए। राजा दशरथ के बेटे राम वन में गए, नंगे पांव रहे, उनको ना एसी रही, ना उनको कोई कूलर मिला, ना फ्रिज मिला। लेकिन राजा दशरथ के बेटे की कथा कहने वाले मंच पे एसी लगाते हैं और 5,000 से लेके 50,000 रुपए तक का उनकी टिकट कटते हैं, और उस ब्राह्मणवाद का मुझे विरोध करना है और ब्राह्मणों का नहीं। लेकिन मेरे साथियों, हम देखे हैं मंचों पे और चाहे हमारे बीच में आगे बैठे हुए अग्रज भी हैं कि हम ब्राह्मण का ही विरोध करते हैं। हम ब्राह्मण का विरोध, वो भी मानो एक समान। ये भारत है, अब भारत में हर इंसान एक बराबर है। जातियों की कुरीतियां बांटने का काम उन्होंने किया तो हमने स्वीकारने का काम किया। अगर उन्होंने हमारे साथ गुनाह किया, हम उसको स्वीकार के खुद गुनाहगार बने बैठे हैं। हमें इसको समझना होगा। सत्ता सरकारों की बातें जो हुई हैं, खैर हम टॉपिक से भटक रहे हैं। हम आए जिस महापुरुष पे हैं उस पर चर्चाएं होनी चाहिए, और हम टॉपिक से वाले भाग रहे हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने 1800 और 19 के बीच में आप लोगों ने देखा होगा जितने भी आंदोलन हुए। अभी अभी देखिए, हमारी वो वीरंगना हमारे यहाँ नांगेली जी हैं, और से लेकर जितने महापुरुषों की यहाँ तस्वीरें टंगी हुई हैं, उनको भी आप देख लीजिए। सभी लोगों ने 100 साल मेहनत किया। कितने साल मेहनत किया? आप लोग कितना मेहनत किए? आप कितना मेहनत किए हैं? वो 100 साल मेहनत किए तो हम मंच में खड़ा होकर बोलना सीखे। अगर हम लोग मात्र अगर कटिबद्धता से मात्र 5 साल से लेकर 10 साल मेहनत कर देंगे, ये मंच हमारा नहीं, इस मंच पे और लोग भी आएंगे और आपके साथ पांतियों में बैठकर और जातिवाद के कीड़े को खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कटिबद्धता लाना पड़ेगा, क्योंकि वह माता मेरी अपने स्तनदान देकर कही कि अब स्तन कोई नहीं काट सकता। ये छत्रपति साहू जी महाराज हैं जिन्होंने आरक्षण के दाता हैं। उस दौर में जब महिलाओं का सम्मान नहीं था, जब पुरुषों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, जब एससी ओबीसी को कलर दिया जाता था, उस समय इन्होंने अपने यहां उनको सम्मान देने का काम किया, उन्हें आरक्षण देने का काम किया। उस महापुरुष का जन्म है और उस पर्व पे हम बैठे हुए हैं। हमें फक्र होना चाहिए, हमें अभिमान होना चाहिए।
कि हमारे समाज में वह महापुरुष जिन्होंने संघर्ष किया है, वह संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हम जन्म पर्व मना रहे हैं, लेकिन बहुत पीछे मनाना शुरू किया। हम मनाए क्या? हमने मनाया नवरात्रि की पूजा, हमने मनाया शिवतांडव, हमने मनाया कि क्या नाम है वो बम बम बोल रहा है काशी। कभी हमने यह नहीं मनाया कि हमारे महापुरुष कब जन्मे, महापुरुष ने क्या कहा, उनको हमने समझने का प्रयास नहीं किया। तो मेरे साथियों, अगर वो 100 साल मेहनत किए हैं तो आप 10 साल इतना ही करिएगा। अपने नन्हे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिएगा और शिक्षा दे के बताइएगा बेटा महापुरुषों के बारे में पढ़ना और महापुरुष बनने का प्रयास करना, तब कहीं सपना साकार होगा। मेरे भाइयों, आवश्यकता है, हम तो बिगड़ गए, हमने तो कुछ नहीं किया, हम निरर्थक हो गए, लेकिन हमारे ये आने वाले पौध अगर बिगड़ जाएंगे तो हम 100 साल उन्होंने मेहनत जो किया है 200 साल पीछे जाएंगे हम। तो क्या आप चाह रहे हैं कि 200 साल पीछे जाने के लिए? जब नहीं चाह रहे हैं तो हमें इनको पढ़ाना होगा, इनको बताना होगा कि कल यह यहां खड़े होंगे, हम वहां बैठे होंगे, तो आप मुस्कुरा के जब तालियां बजाएंगे तो ये सीने का एक बटन खोलेंगे और फक्र से कहेंगे ये भारत मेरा था, है और रहेगा। और साहब, शायद हो सकता है मेरी बातें आपको कटु लगे, पर जानकारी का एक अभाव है। 99 साल कोई लीज नहीं है। ये जो बातें हैं ना, ये गायकी में हीरा, देखिए साहित्य, आपने कहा कि गीतों से भी जागरूक किया जाता है, तो साहित्य का जन्मदाता कौन है? दलितों का शायद हमारे यहां कोई साथी नहीं जानता है। शायद जानते हैं हीरा के बात सुने हैं, हीरा का, हीरा डोम, दलित साहित्य का जन्मदाता हीरा डोम थे, जिन्होंने अपनी सादी भाषा में गाना गाया। और कहां गया? सुअर चराते समय, और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने अपनी साधारण भाषा में कविता लिखी, और कविता का चयन जब हुआ तो आज समझ लीजिए इतिहास के पन्नों में उनका स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है हीरा डोम का नाम। अगर जो साथी बैठे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दलित साहित्य का जन्मदाता हीरा डोम को माना गया। जानते हैं क्यों? उन्होंने कौन सा गीत गाया था? उनकी गीत थी, उनकी बोल थी, हमरे घरे के सामने सुअरा चरत जात बा, हाउ देखा बाऊ साहब वहू से हमें देखा था, वो सुअरा का मांस खाए और पागल में घूमता, हमके कहता डुमवा जात, यह गिरावल जात बा। भारत दर्द हीरा डोम का, जिन्होंने अपने अंदर क्या कलेजा रखा होगा, कौन सा दर्द सहा होगा, जो अपनी बातें कही। आपका रोम खड़ा हुआ होगा, लेकिन उस व्यक्ति का अपमान उसमें दिखाई दे रहा था। इसीलिए हिंदी साहित्य में सबसे पहले अगर दलित साहित्य की बात आती है तो हीरा डोम का सबसे पहले नाम आता है साहब। उसी तरह एक बात को आप बता दूं, मैं 99 साल भी लेके जा रहा हूं आपको, कि एक बात जान लीजिएगा, ये 99 साल कहा कैसे गया। लोग कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, मसी कागज छुओ नहीं कलम गयो ना हाथ। दोस्तों, यह प्रबुद्ध ज्ञानी थे संत रैदास और कबीर, पढ़े लिखे उस समय के थे। आपके घर में भी कोई नहीं पढ़ा लिखा, जल सुख करके दिखा लीजिए। यह हमें आपको बेवकूफ बनाया गया कि वह पढ़े लिखे नहीं थे। तो कबीरदास में लिखा गया, मसी कागज छियो नहीं कलम गयो ना हाथ। अरे भाई, जो आदमी के पास कलम हाथ में नहीं होगा, जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, तो लिखेगा क्या? तब उसमें एक कल्पना डोल दिया गया। उसी तरह कल्पना जोड़ा गया है 99 साल तक। कल्पना क्या जोड़ा गया कि अरे उनके लड़के कमाल कमाली, एक तरफ कहते हो कि नाम है वह तालाब में पाए गए, दूसरे तरफ कहते हो कि ब्राह्मणी नीमा नीरू से पैदा होते हैं, तीसरे तरफ ब्राह्मणी से पैदा करते हो। जब आप सूरज का चरण चमकना शुरू करेंगे तो एक हर व्यक्ति जो उस सूरज से जलता होगा तो उसको नहीं, उसका ज्वलन नहीं बर्दाश्त हो पाएगा, तो मैंने ही पैदा किया है। आपके बीच में भी लॉजिक है, जो काम आप नहीं कर पाते हैं। जब दूसरा कहता है तो आप किसी गांव में जाएंगे तो वो पूछेगा का भैया तेरे गांव में कमा फैल बा, अरे हम ही तो कुल कर ही कहते कि नहीं कहते हैं। ये सोशल चीजें हैं, ऐसे ही उनके साथ भी किया गया। संत रैदास जी ने भी नहीं कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसे कहा किसने? आचार्य ब्रह्मदत्त ने कहा, संत रैदास ने नहीं कहा। क्योंकि संत रैदास जी ने
पाखंडवाद का विरोध किया था। उनके हर वाणी को उठा के देख लीजिए, किसी वाणी में अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने कहा जो शब्द, उसको परिवर्तित करके मेरे समाज को परोस दिया गया और उसको मान लिया गया। जानते क्या कहा उन्होंने? मन के चंगे होने से, मन का जो विचार आपका है एकाग्र होगा तो आपके अंदर गंगा क्या, सारे देव आपके अंदर स्मरण करेंगे। उनका शब्द तो ये था। हमने क्या कहा? मन चंगा तो कटौती में गंगा, उसी को रटते हैं। उसी तरह जब भारतीय संविधान प्रतियां जब लागू की गई, जब भारतीय संविधान को बचाव के लिए एक कटघरे में रखा गया, उसके लिए एक दो सैनिक नहीं, हमारे देश का 17 करोड़ 26 लाख समथिंग कुछ रुपए का नंबर लगा के उसकी सुरक्षा की जाती है। तब उन लोगों ने एक र्यूमर किया कि 99 साल। दोस्त, आजाद हुए कितने साल हमें हो गया? तो हम तो कनखोई गुलामी में जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। किसी ने अगर कई बात को कहा तो हम इसको फॉलो न करें, थोड़ा सा अध्ययन कर लें। जैसे चैलेंज से आपने कहा ना कि उस प्रस्तावना को पढ़ ले, तो प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में ऐसा कुछ है नहीं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम उसका स्मरण किए, तब मैं बोल दिया हूँ। माफी चाहूंगा क्योंकि भाई आप मुझसे सीनियर हैं और हम आपकी बात काटे हैं मन से, तो ये सही नहीं था। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें आपको विचलित किया जाता है, भड़काया जाता है, समाज से कदम अक्सर काटा जाता है। हमें आपको क्या कहा जाता है? जैसे एक बात कही गई अभी कि गौर करिएगा, और ये आपके बीच में बीतता। हम कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं है, हम आपके बीच में रहते हैं, आपकी बात करना चाहता हूं। हम बहुत काफी साहित्य और कलम है, इतिहास में लेके जाएंगे तो बहुत चीजें सर से परे जाएंगी, क्योंकि हम आपके बीच के हैं। आप गौर करिएगा कि आपके ही क्षेत्र में साहब ने गीत गाया, गीत में बड़ी अच्छी बातें लिखी। बाबा साहब ने आपको 4 जमा बांटा था। क्या कहा था? सामान्य वर्ग, ओबीसी वर्ग, SC ST। क्यों बांटा था? क्योंकि आपको इतने टुकड़ों में बांट दिया गया। मान लीजिए अभी आप ये बैठे हुए हैं, आपको यही इतनी बड़ी कुर्सी है, इसको हम टुकड़ों में बांट के दे देंगे तो आप जब हम मरेंगे लेकर चले जाएंगे, नहीं चलेंगे। जब आपका संख्या बल जब अधिक होगा तो उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि जो ही अपने जनसमूह को आप समझेंगे आप मजबूत हो जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया जिनके बारे में साहब ने सारे में चर्चा किया, उन्होंने आपको टुकड़ों में बांटा। तो बाबा साहब ने कहा नो ये गलत है, हम बंटने नहीं देंगे। तो हमें आपको SC ST OBC में लाके परिवर्तित कर दिया और सारी 3970 जातियों को उठाकर एक जगह रख दिया। लेकिन आज भी है क्या? अहिर से कुंभी कहे मैं बड़ा, कुंभी से कोयरी कहे मैं बड़ा, कोयरी से चौहान कहे मैं बड़ा। हम बड़ा उस SC में आएंगे तो खटिक से चमार कहे मैं बड़ा, चमार से पासी कहे मैं बड़ा, पासी से करना तो वही कहे मैं बड़ा। हम बड़ा बनने में हम अपने आप को टुकड़ों में बांटने का काम कर दिए। तो यह गलती हमारी है कि उनकी है? हम उनको दोष देते हैं। दोष तो हमारे अंदर है ना, कि हम अपने लोगों को पहचाने नहीं, अपने लोगों को जोड़ने का काम नहीं किए, अपने लोगों को समझाने का काम नहीं किए, तो हम टूटते और बिखरते चले गए। ये बच्चा बाबू बेटा तोहरा ही खातिर आले बढ़िया है कि नहीं? अगर हम तुम्हारे के यहाँ आल बड़ी तो तुहार भी दायित्व के पास शांत होके सहयोग करवा तो अच्छा लगे, नहीं तो फिर चल जीवा क्या करेंगे, है ना? तो दोस्तों हम उस बड़ा को खत्म करें। आइए एक बात में बैठे, एक मंच पे बैठे और अपनी संवाद स्थापित करें। संवाद ही एक ऐसा जगह है जहां से जागृति पैदा हो सकती है। संवाद में भी एक मंचों के माध्यम से, एक गांव के जो टाटपट्टी होती है ना, पहले क्यों बाबा टाटपट्टी पे जो बैठते थे लोग, बैठ के बात करते थे, तो वह होती है। और एक होता है सांस्कृतिक द्वारा। हमने देखा है कि बहुजन मूवमेंट को गाने वाले इतने कवि हो गए हैं, हम उनकी गीतें नहीं सुनते, उनकी कविताओं नहीं सुनते, उनकी बातें नहीं सुनते। हम सुनते क्या है? जौने में म्यूजिक अधिक बजे, हमारे भारतीय संस्कृति का जहां पे हनन हो जिस गीत से, हम उसको सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये भी बता दूं, उसका भी काट, अरे धन्य है मेरे इन समाज के बहुजन मूवमेंट को गीत गाने वाले लोगों ने, इन लोगों ने उसका भी काट निकाला। उन लोगों ने क्या किया कि लो भैया तुम इसी को सुनो,
जो म्यूजिक पर सुनते हो, तो उन लोगों ने भी निकाल के दिया। अगर उसको भी आप सुने तो उससे कहीं ना कहीं जागृति पैदा होगी। सारी चीजें बताने का मकसद बस इतना ही है कि जागृति कहीं दूर नहीं, जागृति हमारे आपके बीच में है। उस जागृति को स्मरण करने का तरीका हमें बदलना होगा। जब हम बदलेंगे तब हम सफल हो पाएंगे, और जब सफल होंगे तो हम 85 नहीं, इस वक्त हमें जहां तक लगता है सर, तो हम लोग 85 नहीं 93 पे आ चुके हैं ना। अभी जातीय गणना हो जाने दी, जब तक मकान गणना हुआ है, जब जातीय गणना होगा तो समझ में आ जाएगा। तो चाहिए भाई, आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में आ चुके हैं। इस सेक्टर के जिला पंचायत सदस्य अजीत यादव जी, यहाँ के मंच व कमेटी आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। आए मंच में अजीत यादव जी। भाई इस क्षेत्र के प्रतिनिधि भी हैं। अब थोड़ा सा बल और मिला, जानते हैं क्यों? यार बटन खोल के मन चिल्ला के बोलो जी ना, कोनो बात हुई तो कब बड़ा मोट ठोट हुआ और पीट पट दिया उनके, लेकिन हमन के छोड़ दा भैया, हमन के जाए के बाद यह अगर लाठी संगे अगर हमन के हो जाए तो मैं आपकी ईमानदारी से बता दूं, अगर ये लाठी उन लोगों का जो लखायत बने खड़ा हो कहा करते थे, अगर ये लाठी हम लोगों के साथ हो जाए तो मैं ईमानदारी से बता दूं कि मनवादियों को धज्जियां कबारने में समय नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये लठियाएं बहुत है हम लोगों को, और उनके कहने पर लठियाएं हैं। अब अगर हमारे साथ चलेंगे तो शायद हम लोग उनको ईंट से जवाब पत्थर से दे लेंगे कि नहीं दे लेंगे? क्यों नौजवान साथियों, दे लेंगे कि नहीं दे लेंगे? तो हम इनसे उम्मीद भी पालते हैं कि इस जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम के लोगों के साथ और यहाँ के लोगों के साथ कंधे से मिलाकर वही लाठी मजबूती के साथ खड़ा करें। उसी लाठी के बल पे भी हम कहीं ना कहीं एक मिशन को अलग दिशा भी दिया जा सकता है। थोड़ा मोड़ा हमारे ये जो बहुजन समाज के लोग हैं कहीं ना कहीं डरे भी रहते हैं। मैं हो सकता है दिली बात आप लोगों के जो दर्द को रख रहा हूं, तो हो कहीं ऐसा सही है कि नहीं? वो दर्द क्या है? क्योंकि हम तो यहाँ के मूल निवासी थे, लिखा हुआ शब्द है मूल निवासी। हम सच्चाई है बता दें ईमानदारी से, मैं कोई अदर नहीं बोल रहा हूं। हमारे डीएनए को टेस्ट करा लीजिए, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं कि उनका भी डीएनए टेस्ट किया जाए, लेकिन उनको भी इस मूल निवासी के साथ आना होगा। तो अपना डीएनए टेस्ट मत कराएं, हमारे विचारों को टेस्ट करा के हमारे विचार से विचार मिला ले, फिर भारत वही बौद्धिक भारत होगा, आप विश्व गुरु कहलाएगा। और नहीं तो फिर देख ही रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, देश की शिक्षा को देख लीजिए। 80 पेपर लीक हो गए। पहले हमारे यहां जवानों को इमरजेंसी में फाइटर विमान से वापस भेजा जाता था कि विमान से उनको भेजिए जल्दी जाए कि वहां पे माहौल संभाले। आप जानते हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पेपर भेजा जा रहा है। आप सोच ले कि राजा कितना मजबूत है, राजा कितना मजबूत है जो पेपर विमान से भेजने का काम कर रहे हैं। अब पहले वही पेपर आता था, कभी लीक का नाम तो हम बोले हमारे उम्र के जितने लोग होंगे लीक हुआ है क्या? कहियो पेपर नहीं बोलेंगे तभी बात करने में मजा आएगा। लेकिन आज का ये नौजवान पीढ़ी कहेगा जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री हम लोगों के लिए पेपर एकदम विमान से लाके पहुंचाने का काम किया, और वो भी बिहार में लीक हो गई। तो दोस्तों, यह पेपर लीक नहीं, आपको बेरोजगार बनाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आप पढ़ लेंगे तो उनसे सवाल करेंगे, आप पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे मेरा आरक्षण इतने % है, इसमें कम कैसे हुआ? आप पढ़ लेंगे तो उनसे कहीं चट्टी चौराहे पे खड़े होकर बोल्डली सवाल कर दें। इसके लिए आपको रोका जा रहा है, क्योंकि जो ही आपका बच्चा जब नौकरी में नहीं जाएगा और गांव में घूमकर फिर वही चहुआ उठाएगा तो बगलिया वाले चच्चा कहीं पढ़वा गए तो पढ़ ले रहे का बन गया, तो शिक्षा का स्तर वहीं पर मरने लगेगा। ये साइको के तौर पे आप लोगों के साथ साइको किलर का काम किया जा रहा है। इस किलर का जवाब देना होगा आपको, तो अभी नहीं, आने वाले समय में आप देंगे। किससे? जिन्होंने बाबा साहब ने कहा था कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब कहां से पैदा होगा?
जनता के बीच से राजा पैदा होगा, बाबा साहब ने कहा था। तो समय आ गया, करीब है, अपनी एकता को दिखाइएगा, हर एक का हिसाब लीजिएगा, हर एक का हिसाब लीजिएगा। और वो हिसाब क्या लेंगे, उस हिसाब से पूछिएगा कि भैया ये बता जा कि अपना पेपर लीक भल, इतना बच्चा बेरोजगार भैलन, इतना सब कुछ भयल, जब कुछ नहीं हो पावत बा तू चलावला कि नहीं बड़ा। अपने गांव में प्रधान चयन करना लोग ना, तो अगर गांव का प्रधान अगर प्रधानी ना कर पाओ ना तो क्या करे, अगले बार बदल दो कि नहीं बदल दो। तो भाई इसी प्रदेश का मुख्यमंत्री का सही काम नहीं कर रहा तो बदल दीजिए। आप लोग बदलेंगे तो बदल दीजिए। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके दर्द को नहीं समझ पाता, आपको रोजगार नहीं दे पाता, आपको रोटी नहीं दे पा रहा है। बहुत लोग कहते हैं 5 किलो राशन, मैं पूछना चाहता हूं 5 किलो राशन क्या है। दोस्तों, जब यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो आप जाइए राशन कार्ड का डाटा निकाल लीजिएगा, 73.7% राशन कार्ड बने थे। कल साहब कहीं गलत माने कहते, 73.7% राशन कार्ड बने थे। फिर समाजवादी सरकार आई तो उसमें से 17.3% राशन कार्ड काटे गए। उनके माना गया कि यह कदम है अब राशन योग्य नहीं है। लेकिन यह सरकार आई तो 1-2% नहीं भैया, 46.7% कार्ड दोल गल। अब वहीं आप लोग 5 किलो राशन के बारे में कहते हुआ, वो आपको गुमराह करने का काम करते हैं। वो ऐसी बात कहेंगे कि आप विचलित हो जाएंगे कि हाँ ये बातें से। अभी कोई एक मुद्दा उठा, देखिए कभी देख लीजिएगा, हम तो वही भगवान को बहुत मानते हैं, कसम बता दूं, खुदा कसम मैं बता दूं कि मैं अयोध्या तो नहीं गया हूं लेकिन जाऊंगा जरूर, और नहीं तो चांदी का हिसाब जरूर मांगूंगा। क्या आप लोग मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? आपको अगर हिसाब मांगना है तो चुनाव करीब है भैया। आप लोग सभी लोग मिलकर मेहनत से वहां तक पहुंचे हैं। अरे आज जो लोग कर रहे हैं, मैं राम लला को मैं लाया, अरे यार तू कहां कला दिए यार, बड़ा चिंतनीय विषय है। देखिए ये देखिए ये ढकोलपन जो होता है ना, ढकोलपन यही कहा जाता है। ये ढकोसलापन है कि करना कुछ और है, कहना कुछ और है। आप गौर करिएगा, जब राम मंदिर पे आंदोलन हुआ तो शहीद कितने लोग हुए, वह किस समाज के थे, क्या ट्रस्ट मंदिर ट्रस्ट में उनका नाम है क्या कहीं? क्या उन शहीदों के घर पे, ओबीसी एससी समाज के उन नौजवानों के घर पे उनके परिजनों से किसी ने मिलने का काम किया क्या? उनको बुलाकर क्या उनका पैर वहां धुला गया क्या? दोस्त, आप जैसे साहब ने कहा ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो आप वहां हिंदू हैं। लेकिन जब हक मांग देंगे तब क्या हो जाएंगे? तब बस इतने समझ लीजिए इस अरे में कि तब आप अहिर चमार मियां, अहिर चमार खट्टिक दुसाद और कुर्बी कोयरी यही सब कहे जाएंगे। तब उस समय आप नहीं होंगे, तब उस समय गर्व से कहो हिंदू नहीं है, तब हिंदू खतरे में नहीं। साला बड़ा अजीब बातें हैं दोस्तों। हम अक्सर ये बात को बड़ा सोचता हूं कि हिंदू खतरे में कैसे है। ये बताइए, आपके देश का प्रधानमंत्री कौन धर्म के हैं? हिंदू। आपका राष्ट्रपति कौन धर्म के हैं? गृह मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू। ओकरे बादो हम खतरे में ही, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है। हमें सोचने की बातें हैं कि यह बातें कह के हमें आपको गुमराह क्यों किया जा रहा है, इसको हमें आपको समझना होगा। हमें यह कह के जोड़ने का काम किया जाता है, यह हमें आपको विचलित करने का काम किया जाता है। कार्य कुछ और हो रहा है। अयोध्या में हुई चोरी, मथुरा में हो गई। मथुरा में बाबा जी अपने हाथ से हथवा काट के खून से लेटर लिख के भेजना मुख्यमंत्री के, और वो जांच ना बैठल। हम कल ही बहुत दिन पहले ही जयप्रकाश नेताजी थे, जयप्रकाश यादव पूरे एमएलसी प्रत्याशी थे, सब लोग बैठे थे, आनंद स्वरूप मिश्रा भी थे, बिहारी उपाध्याय भी थे। तो हमने कहा कि देखा भाई ये चोरी भइल है, लेकिन एक मिला फंसी जरूर, ओकर नाम सबसे पहले आई। कहता क्या कर, हम भी टुन्ना जाई। तो जयप्रकाश यादव ने फेसबुक पर लिख दिया कि पीडीए का टुन्ना कहीं चोर तो ना हो। उन्होंने लिखा मजबूरी में, जब हमने कहा टुन्ना जाई, वजह क्या है कि अब वो चिन्हित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, 5 ब्राह्मण, 2 भूमिहार, 2 अहिर,
कि जिंदगी पलीद हो गई। तो माल बरामद क्यों नहीं हुआ? चोर आपने एसआईटी की टीम ने घोषित कर दिया कि चोर हैं, तो मलिया कहां गई? पहले माल बरामद कर लिए होते। हमके पुलिस यहीं पर अपनी चोरी का खुलासा करती है तो माल बरामदी दिखाती है। आप एसआईटी की टीम हो तो आपने माल क्यों नहीं बरामद कराया? तो ये चिंतनीय विषय है दोस्तों, कि ये जो हल्ला बहुत तेज कर रहे थे लोग, इनको शांत कैसे किया जाए। ये 5-6 का नाम दे देते हैं, वो लोग शांत हो जाएंगे। जब वो शांत हो जाएंगे तो आवाज नहीं करेंगे, और जब आवाज नहीं होगा तो रास्ता हम थोड़ा सा दूसरी तरफ मूव कर देंगे। तो ये आपके विवेक को खेला जा रहा है साइको तौर पे। चुनाव आएगा तो वो ऐसे ऐसे निधि बात होगी कि अरे भाई आप बिजनेस हो जाएंगे। पाप इसके पहले भी आप लोगों ने झेला है। 15 लाख देंगे खाते में, विदेश गया हुआ धन वापस आएगा, तमाम बातें आप लोगों ने सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है? क्या किसी के खाते में आए? क्या नोटबंदी में लोग लाइन में लगा के मर गए? क्या उससे काला धन बच गया? क्या उससे कहना विदेश के जो नक्सल जो विदेश का था, आतंकवाद का, वह मामला खत्म हुआ? क्या नहीं हुआ। सारी चीजें जान लीजिए, आपको विचलित किया जा रहा है, आपको विवेक से डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि आप मुद्दे से हटके हमारे ढकोलपन में आए और ढकोसपन में आ जाएं और हम बराबर राजा बने रहें। यही काम का विरोध अगर किसी ने किया था तो माने छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। अगर उस दौर में सोच लीजिएगा, उन्होंने विरोध किया और सत्ता को अपने लाका आरक्षण दिया, अब बाबा साहब को स्कॉलरशिप दिया, तब हम भारतीय संविधान को लेकर गर्व से यहां रखकर आपके बीच में खड़े हैं। तो यह काम अगर किसी ने किया, तो शुरुआत किया अगर किसी ने, तो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, जिनका आज जन्मदिन है। आज इनका जन्मदिन है, मैं उनको अभिनंदन वंदन कर उनके चरणों में पुष्पार्पित करता हूं। साथ ही दोस्तों, लगातार बहुत लंबा समय हमने ले लिया है और बहुत सारे वक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहीं बोर भी महसूस कर थे सबके, तो नहीं तो इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक साथ अगर मेरे साथ अगर आप लोग सहयोग कर दे, क्योंकि गगन भेदी अगर नारे ना हो तो हाथ में झंडा होना जरूरी होता है, लेकिन आवाज भी आसमान तक पहुंचना चाहिए। जो घर में सोए हैं वो भी सुन लें, जो जगे हैं वो भी जाने, जो नहीं आए हैं वो अभी सुने कि यहाँ बैठे हुए एक खजूर गांव की धरती पे यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजक किए हैं, इन लोगों ने कार्यक्रम किया है। नहीं तो फिर हम लोग बोल के चले जाएंगे, वो कहेंगे कि पुरुआ की जगह पछुआ बैगल, बात खत्म हुई। तो गगन भेदी नारे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का? तो आ जाइए, माइक लीजिए, क्योंकि हमारी आवाज सुनाई देगी, आपकी आवाज दब जाएगी। तो क्या चाह रहे हैं कि आवाज दोनों लोगों की मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्यों भाई पटेल जी? हाँ, लग तो रहा है वो चालू है। सबसे पहले आप लोग एक बार जरूर कहीं भी रहे, मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि दिल्ली आंदोलन था, अब मान्यवर साहब का सर फटा था। उनकी एक किताब है चमचागिरी, उसमें जाएंगे 46वें पेज पे पढ़िएगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो मेरे सर पे लाठियां गिरी थी वह किसी और की नहीं थी, चमचों की थी। तब उन्होंने कहा कि आज से अपनी लाठी और नारों में कमजोरी नहीं होना चाहिए। तो मैं बस आग्रह करूंगा कि आप लोग किसी मंच पे जाएं, वो नारा जरूर होना चाहिए और ये झंडा बधा होना चाहिए और झंडे के अंदर डंडा होना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो अब लड़ने की जरूरत है, मरने की जरूरत है, और कायरों की तरह यहां से भागने की जरूरत नहीं है। हम 10 ही हैं, 10,000 रुपये भारी है, तब हमारी बारी है। ठीक है दोस्तों, बोले जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रमाबाई अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फातिमा शेख अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
भारत। जय भीम। सर ने बहुत ही ओजस्वी में नारों के साथ साथियों, वक्ता के रूप में हम अगली कड़ी में वीरेंद्र पटेल जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करें। जय मूलवासी साथियों, मैं वीरेंद्र कुमार पटेल, ग्राम धरना आपके बगल से। मैं ज्यादा बात न करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस पर उनको शत शत नमन करते हुए और अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए यहाँ पे मंचासीन जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी गण और आप हमारे सामने इस गांव के और अगल बगल के लोग सबको नमस्कार। जय मूलवासी, जय और जय भीम। ज़्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, आज शायद दूसरी या तीसरी बार माइक पकड़ा हूँ। धीरे धीरे लगता है कि बोलना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा, अभी नहीं भाई। मंच पे आने के समय नर्वस हो जाता है आदमी, तो ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। और सर धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में स्वर्गीय बाबू लोहार जी को सुने होंगे। बाबू लोहार जी अपने नाम के आगे ही लगा दिए हैं स्वर्गीय। स्वर्गीय का मतलब समझ सकते हैं आप लोग। ये इसलिए नहीं लगाया गया है कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो स्वर्गीय हो चुके हैं, वो देख चुके हैं स्वर्ग कहाँ पर है, बल्कि इसलिए लगाए हैं नाम के आगे स्वर्गीय कि ये उनका विद्रोह का प्रतीक है उस व्यवस्था से जिन्होंने हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया। साथियों, मैं बहुत ही आदर के साथ उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और हमें अपने भाषणों से लाभान्वित करें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज छत्रपति साहू जी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है और पूरे भारत में मनाया जा रहा है, बल्कि भारत से बाहर के देशों में भी मनाया जा रहा है। खजूर गांव अभिवक्ताओं के मुखारबिंद से मिला कि बुद्ध इस रास्ते से गए, तो उसका प्रतीक हम भी देखें, वो चिन्ह हम भी देखें। और लग रहा है उस चिन्ह को यहीं तक सीमित नहीं किया गया, राष्ट्र लेवल तक सीमित किया गया खजूर गांव को। राष्ट्र लेवल तक हम लोगों ने खजूर गांव को लोगों को बताया, समाचार दिया और यहाँ पर टीम भी आई। तो धन्य है खजूर गांव और धन्य है आयोजक महोदय यहाँ के, जिन्होंने महापुरुषों की जयंती को मनाना शुरू किया और मना रहे हैं एक बहुत ही बड़ा, उसको हम सौभाग्य नहीं कहेंगे क्योंकि ये ब्राह्मणों का शब्द है, अहोभाग्य है। बाभन कहना सो कि मेहरारू जब गोड़ धरनी तो कहना कि सौभाग्य, तो सौभाग में जे बढ़ जाये फिर कितना रह जाये, 1% न रही। तो भारत के गुलाम देश के गुलाम साथियों, हम आपके बीच में स्वर्गीय बाबूलाल लोहार
भारत की सरजमी पर जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मंच पे बैठे विद्वान साथियों और पत्रकार महोदय हम लोगों के बीच में हैं, जिला परिषद साहब हैं, प्रधान जी भी हैं। बस मंच तो भरा हुआ है, मंच खाली नहीं है, मंच तो भर गया है। और ये जो श्रोतागण हैं, आपसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। जो सुनने की क्षमता रखता हो वही वक्ता बनने का क्षमता रखता है। तो श्रोतागण को भी मैं सभी महापुरुषों के तरफ से, अपने तरफ से और बैठे हुए मंच पे जो विद्वान साथी हैं उनके तरफ से जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी करता हूँ। मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज, अगर हम अपने गीत गौनई में भी बोलते हैं कि अगर बुद्ध नहीं होते तो शंभुक महाराज नहीं होते। शंभुक महाराज का नाम बड़ा कम लोग लेते हैं, जबकि राम जो है पहला हत्या शंभुक महाराज का किया। अगर आज राम होता, शंभुक महाराज ओबीसी का आदमी है, अगर वो होते तो 302 में राम फंस गया होता। तो हम बार बार बोलते हैं कि अगर बुद्ध नहीं होते तो शंभुक महाराज नहीं होते, और शंभुक महाराज नहीं होते तो ज्योतिराव फूले साहब नहीं होते, और ज्योतिराव फूले साहब नहीं होते तो छत्रपति साहू जी महाराज भी नहीं होते, और छत्रपति साहू जी महाराज नहीं होते तो बाबा भीमराव अंबेडकर भी नहीं होते। अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मान्यवर कांसी राम नहीं होते, और मान्यवर कांसी राम नहीं होते तमाम महापुरुषों का जागृति नहीं इस धरती पर हुआ होता। एक ही आदमी है जो मान्यवर कांसी राम सबको पहचान में लाए। उससे पहले कोई नाम लेता था क्या? 1984 के पहले बता दीजिए कोई अपने महापुरुषों का जयंती नहीं मनाता था। मान्यवर कांसी राम साहब ही ऐसे शख्स आए जो कि सभी महापुरुषों का जयंती और पहचान दिलाने का काम किया। जानते रहे होंगे, नहीं कह सकता कि नहीं जानते रहे होंगे, जानते रहे होंगे, लेकिन कलेजा नहीं था बोलने का। आज जो यहाँ पर तो चिट्ठी नहीं दिया गया, अब वक्ता लोग ऐसे ऐसे हो गए कि इनको चिट्ठी देना पड़ता है कि बंद करिए, बहुत हो गया। तो आपका समाज जग रहा है, और मैं आपको उस बात को, क्योंकि आज जयंती है साहब जी का, तो जयंती के तौर तरीके पर, पर्व पर हम उनकी ही बात करते हैं। बीच में आ जाएगा कुछ बातें तो उसको ले लिया जाएगा, लेकिन जयंती तो छत्रपति साहू जी महाराज की है। अच्छा, छत्रपति साहू जी महाराज लड़ाई जब अपने राज में राजा हो करके, राजा थे तब भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनको क्या जरूरत थी लड़ाई लड़ने की? वो तो राजा खुद ही थे, तो अपने शासनकाल में जो चाहते वो कर लेते। नहीं कर पा रहे थे, वो भी नहीं कर पा रहे थे, वहां पर भी ब्राह्मणों का, और साहब बोले ब्राह्मण से हमको एलर्जी नहीं है, ब्राह्मणवाद से एलर्जी। अगर ब्राह्मण ही नहीं होता तो ब्राह्मणवाद पैदा कैसे होता? तो साहब जी जब साहब नहाने जाते थे तो वहां पर जो पुरोहित था उनका, जिसके उनके घर में ही रहता था, राज दरबार में रहता था, और उन्हीं का खाना खाता था, उन्हीं का हर चीज इस्तेमाल करता था, लेकिन जब नहाने जाते थे तो नहाने के समय वो पौराणिक वेद शास्त्र की बातें नहीं करता था। यानी मंत्र जो पढ़ना चाहिए, राजा के नहाने के समय मंत्र जो पढ़ना चाहिए वो मंत्र नहीं पढ़ता था। जाधव नाम का आदमी जो है राज दरबार में रहा करता था। जाधव ने बताया कि महाराज जब आप नहाते हैं तो ये जो पोंगा पंडित है ये वो मंत्र नहीं पढ़ता जो राजा के समय पढ़ा जाता है नहाने के समय। कहा क्यों? कहा अब तो वही बताएगा ना। तो महाराज जी जब नहाने की तैयारी करते हैं, ब्राह्मण दिखाई नहीं देता, लोग खोजने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। तो ढूंढते ढूंढते लोग उसके जाते हैं, गुप्तचर जाते हैं, तो मिलता कहाँ? रंडी के
वेश्यालय में मिलता है, बैठा हुआ मौज ले रहा है। उस समय जाकर के उन्होंने कहा, अरे राजा के नहाने का टाइम हो गया और आप यहाँ पर जो है मौज मस्ती ले रहे हो। क्या गाती थी वो रंडी, क्या गाती है? मोजरा। वो मोजरा सुन रहा है मस्ती में, और मोजरा सुनते हुए वो लोग पकड़ लिए, कहे कि चलो जल्दी नहाने का समय हो गया। और जल्दी जल्दी आया तो नहाया धोया नहीं, पानी भी नहीं छिड़का, और ऐसे डायरेक्ट चला गया मंत्र पढ़ने के लिए। तब तक जाधव ने टोक दिया, महाराज ये आपको राजा वाला मंत्र नहीं पढ़ रहा। तो कहे कि ब्राह्मण ये बताओ कि जब मैं नहा रहा हूं तो वो वाला मंत्र क्यों नहीं पढ़ता है, वेद वाला मंत्र क्यों नहीं पढ़ता है? तो उसने, ब्राह्मण ने कहा, जिनके बल पर वो खाता पीता था, उसकी जीवन यापन चलता था, उसने जवाब दिया, मैं महाराज आपको राजा नहीं मानता। छत्रपति साहू जी महाराज क्या हो, उस समय क्या होगा पत्रकार भैया, सुन्न हो गए होंगे, 0 पॉइंट पर आ गए और कहे कि मेरे ही दरबार में रहने वाला मुझे राजा नहीं मानता, इसका वजह तुम्हें बताना होगा। तो कहा कि वेद और पुराण के माध्यम से आप राजा नहीं हैं, आप तो शूद्र में आते हैं, तो शूद्र कभी राजा हो नहीं सकता, मैं मानने को तैयार नहीं। तब महाराज जी को वो बात आई, हो जब मेरे जैसे राजा के प्रति इस ब्राह्मण का ये रवैया है, तो गांव में रहने वाले लोगों के साथ इसका क्या रवैया होगा। ये बात राजा साहब को उस समय, तब जाकर के आप जो कहते हैं, क्या इनको बोलते हैं, जनक। किसके जनक? आरक्षण के जनक। तो आरक्षण के जनक कैसे हुए? तो आपको भी ये मालूम होना चाहिए, मालूम होगा, मैं तो बक रहा हूं, मालूम तो होगा ही, मालूम ये बात होना चाहिए कि वही जो है 4 चीजों को बाबा साहब ने अंगीकार कर दिया भारतीय संविधान में, SC ST OBC माइनॉरिटी। उससे पहले क्या था, राजा साहब के दरबार में क्या था, क्या उसको भी जानते हैं? क्या लड़ाई लड़ रहे थे छत्रपति साहू जी राजा होते हुए भी? 4 लड़ाई शूद्रों की, अगम अछूत। अगम अछूत कौन था? तो अगम अछूत में आते हैं नारायण गुरु। नारायण गुरु के महाराष्ट्र में, नागपुर के इनके क्षेत्र में ब्राह्मण जो है 21 हाथ दूर करके बात किया करते थे। अभी भूल गए क्या कि परछाई से आपसे नफरत हुआ करती थी? ये तो अभी भी है? परछाई से तो आज भी नफरत करते हैं। तो अगम अछूत निशाचर एक और आते थे, अछूत। 4 अछूतों की ये लड़ाई लड़े, तो 4 अछूतों का दिमाग में बाबा साहब के आया, तो 4 जगह पर 6743 जाति को 4 जगहों पर उन्होंने स्थापित कर दिया। अब फिर उसके बाद होता क्या है, एक छोटी सी कहानी। बाबा साहब पढ़ाई में उन्होंने बहुत ज्यादा महसूस जो है सहयोग किया। सबसे पहले की लड़ाई ओबीसी के लोग लड़ा करते थे, ओबीसी के लोग लड़ाई लड़ते थे, तब SC के लोग चुपचाप थे, समझ नहीं आता। जैसे आज SC के लोग लड़ते हैं, पटेल की लड़ाई SC के लोग, लोहार के हमरो नुआ ले हमरो एक जात हो भैया के छोड़े लोहारों की लड़ाई मतलब जो भी है, अगर आज लड़ाई भारत में कोई लड़ता है तो SC के लोग लड़ते हैं, ओबीसी के लोग अभी लड़ाई में नहीं है। अब पहले वो थे। इसलिए आज कहा जाता है, आज सभी वक्ता कहते हैं कि अरे ओबीसी सोया हुआ शेर है, बस जागने की देर है। जिस दिन जाग गया ओबीसी इनका, लेकिन जागेगा कब? सवाल तो ये है, जागेगा कब? जागने की जरूरत है। और जो जगाने वाला है वो अगर ये डर जा कि मैं मार खा जाऊंगा, मेरा कोई दुश्मन बन जाएगा, इसलिए मैं नहीं जगाऊंगा, तो फिर मुर्दा है, वो जिंदा आदमी नहीं।
यहीं पर हम आए थे, कार्यक्रम हो रहा था बाबा साहब का, तो उस समय आए थे तो इसमें पट्टी बांधी हुई है। वो पट्टी का मतलब क्या था? वो पट्टी का मतलब यादव भैया यही था कि मैं उस क्षेत्र में, धानापुर के क्षेत्र में, स्वर्गीय बाबूलाल लोहार 2018 में बना, उससे पहले बाबूलाल शर्मा हूं भाई, डॉक्टर बाबूलाल शर्मा हूं। GA MS की डिग्री है गुरुकुल कांगड़ी महाविद्यालय में, 1986 का मैं प्रोडक्ट हूं। ऐसे थोड़ी डॉक्टर बाबूलाल शर्मा। लेकिन जब स्वर्गीय बना समाज के लिए, तो स्वर्गीय क्यों बना? तो मेरी लॉजिक, मेरा दिमाग काम किया, जब तक मरना नहीं जानोगे तब तक बहुजनों का उद्धार करना भी नहीं जानोगे। मरना पड़ेगा। तो 300 ठाकुरों ने, हमारे मित्रगण है, देखिए बुजुर्ग आदमी, ये संभालते हैं, जो है जितना भी बीड़ा होता है ये संभालने का काम करते हैं। 300 ठाकुरों ने 4 मार्च होली के एंड टाइम पर हमारे घर के ऊपर आक्रमण किया। 300 ठाकुर एक साथ। और हम लोग कितने थे परिवार में? 5 लोग। 5 लोग क्या, किसी का खेत नहीं काटा था साहब। मेरा तो जीवन बुद्ध वाली पद्धति पर चलने का काम करता हूं। किसी को मेरे वाणी से तकलीफ न हो जाए, ऐसा भी सोच कर चलता हूं। लेकिन उसके बाद भी ये 4 तारीख को ही एंड होली के त्योहार में क्यों ऐसा किया गया? तो मुझे दबाने के लिए किया गया। ये बहुत सारा बोलता है, बहुत ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलता है, अपने लोगों को जगाने के लिए बोलता है, इसलिए मेरा सर फटा, खून बहा, मेरे भाई का सर फटा, खून बहा, मेरे लड़के का, बीच वाले लड़के का सर फटा, ट्रामा सेंटर में जो है भर्ती हुआ। क्या बाबूलाल रुक गया? बाबूलाल को और ऊर्जा मिल गई, और इतना ऊर्जा मिल गई है कि उधर के लोग सोच रहे हैं अब कौन सा उपाय लगाया जाए। अब उपाय नहीं लगाया तो ठाकुरों ने हार माना, तो एक कहार की औरत को मेरे साथ में खड़ा कर दिया अगेंस्ट में, और कहा कि ये जो है छेड़छाड़ कर रहे थे। मेरा पूरा परिवार, अभी 5 लोगों का जमानत हमने कराया। समाज के लिए, घर का कोई झगड़ा लफड़ा नहीं। इस समाज में जो चलेगा उसको एक दिन देखना पड़ेगा, और एक दिन देखने से जो डर गया वो घर में बैठ जाओ, जरूरत नहीं है समाज में चलने। लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को सहयोग किया। तो एक समय आया बाबा साहब का, वो संविधान लिखने वाले थे, अभी लिखा नहीं गया। उसी समय एक छोटा सा बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा था। तो हाई स्कूल में पढ़ रहा था, उस समय फीस देने को उसके पास पैसे नहीं थे। वो जाकर के अपने मम्मी से कहा, पापा से कहा, उन्होंने हाथ उठा दिया, बेटा इतना पैसा। तो उस समय कितना लगा होगा? थोड़ा बहुत। उतना भी देने के लिए मेरा समाज, घर में पैसा नहीं हुआ करता था। वो लड़का बहुत परेशान था। उस विद्यालय का प्रिंसिपल ब्राह्मण था। ब्राह्मण डंडा लेकर के जब आए स्कूल में दाखिल आने के लिए, तब तक दरवाजे पर खड़ा होकर, कुर्सी पर खड़ा होकर के, कुर्सी से नीचे और डंडा लेकर के धमकाना शुरू। फीस लाया? नहीं साहब, फीस तो नहीं लाया, भाग जाओ। ऐसे करते करते एग्जाम जो है, बिल्कुल, ये क्यों मैं बोल रहा हूं, ये आपको पर्याय मिलेगा। ये जब जोड़ूंगा आपको, तो फेविकोल की तरह वो बात जुड़ जाएगी छत्रपति साहू जी महाराज से बाबा साहब। तो लड़का कहा कि मैं कहाँ जाऊं? बहुत लोगों से कहा मुझे फीस दे दीजिए, मेरा पढ़ने का मन कर रहा है और मैं एग्जाम देना चाहता हूं, साल भर की पढ़ाई मेरी बेकार हो जाएगी। ऐसे करते करते सभी लोगों ने हाथ उठा दिया, पैसा नहीं मिला। और वो स्कूल से निकल करके बीच रास्ते में बड़ा दुखी होकर बैठा बच्चा। और उधर से एक बुजुर्ग आदमी आए तो कहे कि क्या, क्यों बड़ा उदास हो, क्या बात है? कहे, बाबा मैं एग्जाम देना चाहता हूं 10वीं का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मेरी मम्मी के पास भी पैसे नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोगों से, अपने सगे संबंधियों से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन पैसा हमको नहीं मिला, मेरी पढ़ाई नुकसान होने वाली। रो रहा है बच्चा। उसका दुख देख करके वो बुजुर्ग कहा कि कहाँ रहते हो? तो बताया कि सतारा के पास में रहता हूँ, वो मोहल्ले।
कहा वहां तो बाबा साहब रहते हैं। कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन होंगे। कहा कि अरे तुम्हारे घर के पिछवाड़े में उनका घर है भाई, तू चला जा उनके पास, वो पढ़ने वालों का बहुत काफी मदद करते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं तो मैं जाऊंगा। और सुबह सुबह गया, बाबा साहब जो है लेकर के पेपर पढ़ रहे थे, आंख तो ढकी हुई थी, सामने बच्चा खड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा है बाबा साहब। जा करके जब पैर छूता है तो उनको स्पर्श करता है पैर को, तब अपना पेपर हटाते हैं और देखते हैं ये तो छोटा नाबालक है। क्या बात है भाई, बोलो। कहे कि साहब मैं सुना हूं कि आप पढ़ने वालों का बहुत मदद करते हैं। याद आ गया, मदद करते हैं, पर याद आ गया किसने मेरा मदद किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ मदद करता हूं, बोलो क्या चाहिए। कहे कि मुझे फीस चाहिए। साहब जी, साहब जी, नहीं नहीं ठीक है, ठीक, साहब जी इधर ध्यान करने से। उन्होंने कहा कि हमको फीस चाहिए। आज किसी को फीस देने में दिक्कत है, लगभग दे ही देते हैं, बाकी नहीं कमाते हैं 500 मार जाते हैं, ठर्रा 250, तो वो नहीं दे पाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। लेकिन जो बचत करता है वो तो आज की तारीख में फीस दे सकता है। उस समय फीस देने को नहीं था। तो बाबा साहब से वो लड़का बोला मुझे पढ़ना है, एग्जाम देना, आगे भी पढ़ना चाहता हूँ, मेरी लालसा है कि मैं पढ़ूं, मैं एग्जाम दूं। तो कहा कि तुम मेरे से क्या लेने आया है। कहे कि पैसा लेने आया। तब तक डंडा उठा करके उसको खदेड़ दिए, और खदेड़ दिए तो बड़ी जोर से भागा, और भागते भागते फिर स्कूल के ही दरवाजे पर पहुंचा, गेट पर पहुंचा। प्रिंसिपल वहां बैठा हुआ है डंडा लेकर के। जैसे ही लड़का जाता है, रोते बिलखते हुए जाता है, दुख का आंसू लेकर जाता है, वैसे ही प्रिंसिपल फिर खड़ा होकर के डंडा हाथ में लेकर चमकाना शुरू करता है। क्या लेकर आया फीस। तो जब आदमी रोता है ना साहब, तकलीफ में होता, तो झल्लाहट आ जाती है कि नहीं, झल्लाहट आ जाती है कि भाई मैं तो इतना प्रयास के लिए हमारे पति है ना, सुनो तो है, ऐसा आ जाता। बच्चे के भी मन के अंदर झल्लाहट पैदा हो गई, और झल्ला करके बोला क्या बार बार फीस 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 कर रहे हैं। अरे सबसे मैं मांगा, बाबा साहब के यहाँ गया था, उनके दरवाजे पर, उनसे भी निवेदन किया, डेढ़ लेकर के डंडा दौड़ा दिए, तब तक डंडा फेंक दिया और कुर्सी को छोड़कर खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा होता है प्रिंसिपल, वो बोलता है कि फिर से बोलना, कहाँ गए थे। कहा बाबा साहब के यहाँ भी मैं गया था फीस के लिए, बाबा साहब भी हमको मदद नहीं किए, हमको डंडा लेकर भगाए। तब वो प्रिंसिपल क्या कह रहा है, बेटे ध्यान से मेरी बात सुन, आज के बाद मैं फीस के लिए कभी भी तुमको नहीं टोक कहूंगा, कभी भी तुमसे फीस के लिए नहीं बोलूंगा कि तुम फीस देगा या नहीं देगा। लेकिन यहाँ जितने भी क्लास हैं, जब मर्जी जितना मर्जी पढ़ो, आज के बाद फीस का तगादा नहीं करूंगा। और उसके बाद जब ये बात बाबा साहब की प्रिंसिपल ने कहा, तो और भी लाल बबूला हो गया, गुस्से में हो गया। गुस्से में आकर बाबा साहब के यहाँ फिर जाता है और खड़ा हो जाता है। बाबा साहब मुस्कुराते हैं, लग रहा है मेरी बात इसको लग गई। ऐ मेरे बहुजन के भाइयों, मूल निवासियों, दिल में जब बात लग जाएगी ना, तो शेर भी दहाड़ते हुए आ जाएगा, तो परवाह नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे, और शेर भी पीछे भाग जाएगा, इसमें दो राह नहीं है, लक्ष्य तैयार होना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा बोलो, कहा कि ये बताइए आप डंडा लेकर दौड़ाए, और प्रिंसिपल को जब आपका नाम सुनाया तो प्रिंसिपल डंडा फेंक करके कुर्सी से खड़ा हो गए और बोला कि बेटे जब तक मन करना है तब तक पढ़ो, फीस के लिए मैं आप नहीं टोकूंगा। तो जब आपके नाम में इतनी ताकत है तो आपके काम में कितनी ताकत होगी। केवल नाम लिया और वो खड़ा हो गया और ये बोल दिया कि जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ो, मैं फीस कभी तुमसे नहीं कहूंगा। इतनी बात आपका नाम सुनते ही कांप करके खड़ा हो गया। तो कहा अब मेरी बात सुनो। असली बात बाबा साहब ने बताया। छत्रपति साहू जी महाराज का वो कर्ज बाबा साहब ने कैसे पूरा किया, उस बच्चे की कहानी से मिलता है कि उसने कहा कि क्यों ऐसा किए। कहा कि मेरा हाथ, तू मेरे पास आया तो मेरा भी तो हाथ साढ़े थोड़ा सा ही बड़ा है ना, तो तेरे तरफ तो मैं बढ़ा करके पैसा दे देता,
लेकिन जो बंगाल के तेरे से भी यतीम और गरीब लड़के हैं, पढ़ने की इच्छा करता है, उनको कितना बड़ा हाथ करूंगा कि वहां तक पहुंचा दूंगा। बिहार वाले को कैसे पहुंचा दूंगा, यूपी वाले को कैसे पहुंचा दूंगा। मेरे पास इतना बड़ा हाथ तो है नहीं, लेकिन आने वाले समय में मैं ऐसा औजार तैयार करूंगा कि घर बैठे बैठे लड़के MBBS और डिग्रियां पा करके जो है पढ़ करके बहुत बड़े आदमी बनेंगे, IAS PCS बनेंगे। तो उस औजार का नाम है आरक्षण दिया, DM हो गया, चमार का बेटा DM हुआ, चौहान का बेटा DM हुआ, अहिर का बेटा IAS हुआ, सब लोग हो गए। हाथ नहीं बढ़ाया, व्यवस्था दिया। उसी व्यवस्था की कड़ी में हम लोग आज बैठे हुए हैं। आप ये मत सोचिए ये बहुत आसान काम है, इसको आसान काम मत सोचिए। जिनको आप जोड़ते हैं आसान काम बनाने के लिए, वो भी मित्र हमारे कभी कभी भटक जाते हैं, जोड़ने वाले की ही बुराई शुरू हो जाती है। लेकिन कब हम ठीक होंगे, जब ये लक्ष्य हो जाएगा। बुद्ध ने कहा जो अपने मन में लक्ष्य को तय कर लिया है, उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। और लक्ष्य अधूरा है, लक्ष्य करने वाला कमजोर कलेजा का है तो कभी भी भटक सकता है। और जो नहीं भटके उनका चित्र दिखाई दे रहा है, जो भटक गए उनको कोई पूछता नहीं। आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या जगजीवन राम का कभी आप लोगों ने फोटो देखा है? जगजीवन बाबू का फोटो आप देखें? नहीं मिलता है। तो लक्ष्य से भटके हुए थे, साल नहीं दिए, इसलिए ऐसा हुआ। बाबा साहब का राजनैतिक कैरियर और पहला कदम 1916 में पड़ा। और 1916 में क्यों पड़ा? क्योंकि पी पालवंकर नाम का इस विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेटर था, जिसका नाम था पी पालवंकर। उनके स्वागत में वो आए थे और वहीं से राजनैतिक कहानी उनकी बन जाती है। और इतनी बनती है कि हम लोगों को व्यवस्था दे दिए, और व्यवस्था के साथ साथ हम लोग आज बोलने लायक हो गए। नहीं, ललुआ समाज को बोलने कहाँ आता था? बोलने आता था? नहीं बोलने आता था। लालू चाचा अपने भाषा में बोलते थे, वो किसी का नकल नहीं किए, उनका नकल लोग किए। और विश्व उनके भाषाओं पर, उनके बातों पर जो है गर्व महसूस करता है। और यहाँ के भारत वाले भी तो गर्व महसूस करते हैं कि लालू चाचा बोलते तो बड़ा मजा आ जाता, लालू चाचा बोलते तो बड़ा मजा आ जाता। अरे मेरे दोस्तों, आपको भी ये सोचना होगा, ये लड़ाई अपने घर की नहीं है, ये लड़ाई अपने समाज की है। और लड़ाई अगर समाज में, हम कह रहे हैं कि अगर पूरा जिला का समस्या है तो एक गांव के में हम बहुत भारी हो जाएंगे तो क्या समस्या जिला भर की हट जाएगी? यानी जिला भर की समस्या है तो मंडल का आपके पास एक संगठन होना चाहिए। अगर प्रदेश भर की समस्या है तो राष्ट्रीय लेवल का आपका संगठन होना चाहिए। और गर्व महसूस करिए कि वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। केवल भाषा उसकी समझ में नहीं आ रही है, या तो हम लोग आपस में लड़ जा रहे हैं, और आपस में लड़ाने का काम दुश्मनों का सबसे बड़ा फायदेमंद काम है। और दुश्मन लड़ाता रहेगा, आप लड़ते रहेंगे। और जिस दिन दुश्मन सभी ने कर देखा, और फलाने रन एक भाई, एक भाई रन, एक और ठाकुर जी फलाना सिंह लग गल हुआ, एक तरफ जो फलाना जानत ही जा बाबू जी, तब न कहते जा। तो जब दिमागवा में हो कि एक जानी उधर लग गई, एक जानी उधर लग गई, दोनों भैया के भिड़ा जाना। अरे मूर्खनाथ, जब ये तुम्हारे दिमागवा में तो तुम क्यों नहीं ये तय कर लेते? कोई लड़ाएगा, हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम अपने लक्ष्य पर चलेंगे। लड़ाई का कोई मायने मतलब नहीं है। मैं भी अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं और एक बात कह करके जला हो गुलेंद्र बाबू, एक मिनट का कहना ये चाहता हूं। शारदा सिन्हा का नाम सुने होंगे? जी। हाँ जी। शारदा सिन्हा गाती थी भोजपुर, तो वो गौले रहने गुलेंद्र बाबू कि बाबा दिहन टिकवा
अरे जहूर हम तेजब और बाबा दिहलती कवा जहूर हम तेजब बलमुआ कैसे सजनवा कैसे तेजब हो छोटी ननदी। तो हमारी लाइन क्या है उसी पर कि बाभन दिहन देवी देवा आर्य दिहन देवी देवा जरूर हम तेजब और आर्य दिहन देवी देवा जरूर हम तेजब। गौतम बुद्ध के कैसे गौतम बुद्ध के कैसे तेजब हो मूल निवासिया। गौतम बुद्ध के कैसे तेजब हो मूल निवासिया। बाबा के कैसे गौतम बुद्ध के कैसे तेजब हो बहुजन भैया। बाबा के कैसे तेजब हो बहुजन भैया। और का कहना कि बाबा देना डी है बाबा बरम बाबा डी है बाबा। डी बाबा का जब आता उल्लेख तो नेकपाल से पूछिए डी माने होता क्या। तो नेकपाल सही बात बताया, डी माने पढ़ती होता है और डी माने बाबा नहीं होता। वो कुछ नहीं करने आते हैं, कितनों सुपारिश करिए कुछ करते नहीं है। जो भी करते हैं आप करते हैं। तो बाभन देना डी है बाबा अरे जरूर हम तेजब अरे बाभन देना डी है बाबा कि जरूर हम तेजब। साहू के कैसे छत्रपति के कैसे तेजब हो मूल निवासिया। साहू के कैसे तेजब हो मूल निवासिया। बाबा के कैसे तेजब हो मूल निवासिया। रामा के कैसे तेजब हो मूल निवासिया। जय भीम जय भारत जय हिंद। बहुत ही सुखद रहा यह आपका वक्तव्य सर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक वक्ता और रह गए हैं ज्ञान प्रकाश रावण जी। मैं चाहूँगा कि वो एक छोटा सा गीत सुनाए। उसके बाद मैं जिन लोगों का नाम आमंत्रित कर रहा हूँ वे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अजीत यादव जी के सम्मान में पत्रिका देके भेंट करने के लिए मंच पर आने का कष्ट करें। मंजीत मूलचंद मास्टर तो पहले ही से हैं, रमेश वासुदेव विनोद पटेल बिगराज रासो। तब तक मैं मंच दे रहा हूँ ज्ञान प्रकाश जी को। मूल निवासी परिवार ग्राम सभा खजूर गांव ज्ञान प्रकाश रावण राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष चंदौली से। दुख दिए हो हमारे समाज को वही हम बताने आए हैं। अपने लोगों को अंधविश्वास से जगाने आए हैं। हम मनुवादी विचारधारा को हटाने आए हैं। उनकी क्या औकात की हमें वेदों के द्वारा फुसलाने आए हैं। दर्द मिला है हमको वही दिखाने आए हैं। दिल में इतना गम है फिर भी मुस्कुराने आए हैं। अब जला गए मनुस्मृति बाबा साहब उसी आग में
मनुवादी विचारधारा को झुलसाने आए हैं। उसकी क्या औकात है वही हम दिखाने आए हैं। बुझते हुए चिराग को जलाने आए हैं। हमें क्या रोक पाए कोई, हम दीवाने आए हैं। हमें सताओगे कितना इस भारत देश में, इस भारत देश को ही हम जगाने आए हैं। खत्म हो रहा संविधान लागू करवाने आए हैं। हम बुद्ध भीम के बेटे हैं, इस दुनिया को दिखाने आए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर भैया। अगली कड़ी में मैं चंद्रिका जी को मंच दे रहा हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि के सम्मान में 2 शब्द कहते हुए उनको। सभी साथियों को एक बात बोलेंगे जिससे कि आप लोग की अंदर की इंद्रियां जग जाएं। बोलिए जय 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 भीम, जय 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 भीम। भैया हम तो अकेले ही बोल रहे हैं। अरे जोर से बोलिए आप माइक। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब लग रहा है कुछ आवाज आई अपनी। देखिए साथियों, बातें तो बहुत रही, सारे वक्तागण लोगों ने हम लोगों को अच्छी बात बताया। एक बात हम कह करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। आपके बीच में एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब। आपके बीच में अभी भी जिंदा हैं बाबा साहब अम्बेडकर साहब, और आपके बीच में अभी भी जिंदा हैं तथागत गौतम बुद्ध जी। जिन SC ST OBC के घर में इन महापुरुषों का, इन व्यक्तियों का चित्र नहीं होगा, मेरी गारंटी है कि उसके परिवार का विकास कभी नहीं होगा। एक राम नरेश यादव जी ने अपने शासनकाल में आज 35 साल SC ST और 32 साल OBC के लिए जो आरक्षण उत्तर प्रदेश में दिया है, आज भी हमारे लिए वो जिंदा हैं। हम सभी लोग उनके आज भी आभारी है। साथियों, एक बात बार बार कही जाती है, ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद क्या कहता है? एक दूसरे से ऊपर। डोम की है चमार नहीं जाएगा तो पासवान खट्टी की नहीं जाएगा। तो ब्राह्मणवाद हम अपने से, अंदर से बाहर निकालें। साथियों, कौन क्या कहा वो सारी बातें भूलिए। हमको क्या करना है? हमको अपने अंदर से ब्राह्मणवाद को निकालना है। साथियों, एक बार फिर दोहरा रहे हैं, याद रखिएगा। इतिहास रचाया पुरखों ने, इतिहास रचाया पुरखों ने, तुम भी कुछ कर दिखला डालो। इतिहास आपका अपना गौरव, उसे एक बार दोहरा डालो, उसे एक बार दोहरा डालो। साथियों, आपके बीच में जिला पंचायत सदस्य आदरणीय अजीत यादव साहब आ चुके हैं। आप सभी लोगों के बीच में जब जब हम लोग बुलाते हैं वो पधारते हैं। उनका सद्भाव, उनके विचार, नम्रता है, वो हर ग्रामवासी, हर क्षेत्रवासी, हर चंदौली वासियों के लिए उनके दिल में प्यार है। अब वो आपके बीच में आ रहे हैं। आप जोर से एक बार उनके स्वागत में तालियों से गड़गड़ाहट कर दिए, जोर से ताली बजाइए, जिससे कि वायुमंडल भी समझ जा के अजीत यादव जी आ रहे हैं। हाँ सर जी, आइए। धन्यवाद। हम लोग के गार्जियन, आप पिता तुल्य चंद्रिका राम पासवान बाबू जी, आपके कमेटी मृदुलकांत पुष्कर जी, हमारे खजूर गांव के प्रधान जी हैं, प्रधान जी प्रतिनिधि हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं कहाँ इस समय। दोस्तों,
छत्रपति साहू जी महाराज जी के बारे में आज उनके जन्म दिवस पे हम लोग इस मंच पे उपस्थित हुए हैं। इस मंच पे मंचासीन हम लोग के बड़े भैया हरिओम पत्रकार साहब हम लोग के गार्जियन स्वरूप मार्गदर्शन भी करते हैं। हम लोग के गार्जियन मास्टर साहब मूलचंद मार साहब और मंच पे हमारे साथ बैठे भुजोमा के प्रधान जी प्रमोद चौहान जी, इस मंच पे बैठे एक चीज उस दिन जब हम आए, जब कार्यक्रम चल रहा था, स्वर्गीय बाबू भैया बाबू लोहार भैया, हम तो समझ ही नहीं पाए कि स्वर्गीय जब हो गए तभी कैसे यहाँ आए। बड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन जब हमको सुने तो लगा कि सभी लोग स्वर्गीय हैं। जितने लोग हम लोग हैं, इसी उद्देश्य से वो अपना नाम पहले ही स्वर्गीय लगा देते हैं। और उनका गाना हम लोग सुने, आज उनका वक्तव्य जो दे रहे थे वो भी सुने, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए हम कहें 5 मिनट और समय हमारा ले लीजिए आप। हाँ, नामवर प्रसाद बागी जी, रामबली सत्यार्थी जी, हीरा उमानंद जी, बीरेन्द्र पटेल जी, रमेश मौर्य जी, इस मंच पे बैठे हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, यहाँ जितने हमारे सामने बैठे हमारे पिता तुल्य, हमारे नौजवान साथी भाई तुल्य जितने लोग हैं, मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, साहू जी महाराज जी के बारे में इतने वक्ताओं ने बताए आप लोग के बारे में। दोस्तों, वास्तव में जब बाबा साहब संविधान नहीं लिखे थे उसके पहले शिक्षा को लेकर, शिक्षा के आरक्षण को लेकर, नौकरी के आरक्षण को लेकर बहुत लड़ाई लड़ा करते थे। दोस्तों, इन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा न बताते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस उद्देश्य से एक कार्यक्रम रखा गया है, अगर इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर अपने जहन में उतार दें तो कल का जो समय हमारे बड़े भैया हरिओम भैया बोल रहे थे कि वो दिन दूर नहीं है, जो समय नजदीक आ गया है, हमको जवाब देने की जरूरत है, तो समय काफी दूर नहीं है। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति, चाहे वो ओबीसी समाज का हो, चाहे एससी समाज का हो, चाहे एसटी समाज का हो, अगर मन में ठान ले तो इन मनवादियों को, मनवादी विचारों वाले लोग जो हैं, इनको खदेड़ने में या जाने में ज्यादा दिक्कत और ज्यादा दिन नहीं है। दोस्तों, आप लोग इस कार्यक्रम को काफी देर से चला रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और कमेटी को पुनः बधाई देता हूं। और उसमें चंद्रिका भाऊ जी को विशेष तौर से, मास्टर साहब को, हरिओम भैया, इतने जितने लोग हैं, वासुदेव भैया हैं, पप्पू भैया हैं, दुर्गा भैया हैं, जितने लोग हैं, मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि इस तरह जो है आप लोग कार्यक्रम जो करते हैं, सोए हुए हम लोगों को जगाने का जो काम करते हैं, इस तरह आप करते रहिए। हम लोग लायक जो भी सहयोग होता रहेगा करने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो लोग आ जाएं, उनका भी सम्मान होना है। और
दोस्तों, कोई भी कार्यक्रम हो, आप कार्यक्रम में जो मेहनत किए हो और संघर्ष कर रहे हो, तो थोड़ा सा हम लोग के हाथों से तालियां और उनका सम्मान हो जाएगा तो हौसला और बढ़ जाएगा। तो ऐसे लोगों का नाम यहाँ बुलाया जाएगा और वह आए और यहाँ जो मंच पर बैठे आसीन लोग हैं उनके हाथों से सम्मान के साथ साथ ही ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं आप लोगों के हाथों से भी सम्मान मिलेगा। तो उनका हौसला जितना बढ़ेगा तो कार्यक्रम अगले बार और सुंदर होगा। तो और सुंदर होगा तो हम लोग भी आएंगे तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मंच का संचालन कमजोर पड़ रहा था, इसलिए ले लिया हूं। दोस्तों, जैसे आपने अभी जिला पंचायत साहब ने कहा, बहुत सारी बातें आप लोगों ने रखा, क्योंकि इधर थोड़ा समय लग रहा है तो इधर समय हम ही आप लोगों का बिता दें। संघर्ष जरूरी है, तो संघर्ष जरूरी है, तो उस संघर्ष के लिए हमें आपको कटिबद्ध होना पड़ेगा। अगर संगठन के व्यक्ति विनोद कुमार पटेल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे आए। आदरणीय विनोद कुमार पटेल जी आज के चीफ गेस्ट अतिथियों से आग्रह है कि प्रेरणा अंशु पत्रिका उनको भेंट कर मध्य में जाए। मध्य इधर होता है, उधर नहीं। थोड़ा सा और बगल में जाइए, थोड़ा सा और सुंदर लाइट वाइट लगी ना तो थोड़ा सा। आजकल टिप टॉप वाला जमाना हो गया, चमका के चाहिए। अब तालियां कमजोर पड़ रही हैं। अगली कड़ी में रमेश कुमार भारती जी। फोटो तो होत रहे भाई। आ गए हैं, पगड़ी में खोल ला, सम्मान के समय खोल। अरे ठीक है, बाल ना तो क्या मतलब है। जिसके सर पे बहुत सारी बोझ होता है ना, जिम्मेदारियां आती है तो वही उन्हीं का बाल जाता है। जैसे कि चच्चा हुआ ना, पूरी जिम्मेदारी देख ली है। हाँ, अगली कड़ी में उस व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं जो इस कार्यक्रम को ही उद्घाटन कर चुके हो। मैं आदरणीय चंद्रिका जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए। और पिताजी आप भी उठ जाए, थोड़ा सा उठेंगे सही रहेगा। आइए, आप स्वास्थ्य नहीं है। अरे जब एक गार्जियन जब जानते हैं बट वृक्ष साथ में होता है ना, छाया बहुत मिलता है। तो आप बट वृक्ष है भाई। अब वो शख्सियत को बुलाना चाहूंगा मंच पे। बहुत काफी, अगर आपके गांव का गली कितना में बनी, कितना मटेरियल लगी, कितना लागत लगी, वो एक एक पैसा का हिसाब दे दो। तो ऐसा ये साहब है हमारे बीच में, मंजीत कुमार सुमन जी, उनसे भी आग्रह मंच पे आए। अब आपके बीच में इतना काफी बतौली कि एक एक ईंटा का हिसाब दे देते हैं। इतने ईमानदार कहीं नहीं मिलेंगे। तो ईमानदार के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। बाबू भैया आप भी आ जाइए ना। देखिए ऐसा है ना, पत्रिका या कोई चीज देते समय जब 3-4 लोग मिल के देते। अब पेड़ गांव में देखो तो लगाओ जरा ना, तो कई लोग मिल के लगाओ ना। एक गरीब के कंबल दिया, 10 लोग मिल के देवा ना। हमें लगा कंबलवा से बेसी तो है वजन में। तो इसी तरह ये ज्ञान की पत्रिका है। अगर आप सबका हाथ होगा तो शायद स्मरण करके और भी ज्ञाता बन सकते हैं और बाबू लोहार बन के यहाँ बोल सकते हैं। तो प्लीज मंच के लोगों से आग्रह है कि साइड हो जाए और जो लोग भी आ रहे हैं उस पत्रिका में थोड़ा सा हाथ लगा देंगे ना तो खूबसूरती और बढ़ जाएगी। अच्छा लगेगा, थोड़ा देने में भी अच्छा लगता है। जैसे लगा था कि आप लोग नाराज हुआ कि हमें ना देते वालों, हम काहे करिए बीच खड़ा होकर। तो ऐसा बात ना है, नहीं बता दीजिएगा। नहीं तो दोस्तों
मैं ज्ञान प्रकाश रावण जी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और उस कविता की देन है कि आपको सम्मान देने की बात लिए सभी लोग खड़े हो गए हैं। इनका जोरदार तालियों से सम्मान कर दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहे। और देखिए, ताली बजाने से दो चीज बात सही है, जानते हैं क्या? बजाएंगे तो इसको बजाने के लिए आजकल जानते हैं शहरों में बड़ा बड़ा सेमिनार लग रहा है कि सभी स्वस्थ किया जा सके। नींवों की जो दिक्कतें होती हैं, जब तालियां बजती हैं तो उससे क्या होता है कि शरीर का रुधिर संचार बहुत तेज बढ़ता है। अगली कड़ी में बेग्रह चौहान जी हैं, वह भी मंच पे आए। बेग्रह चौहान जी, दोस्तों, वह हर बच्चों के अंदर अगर क का अक्षर अगर पिता माता ने पढ़ाया, उन अक्षरों का विद्यालय में जाकर अगर स्मरण करने का काम किसी ने किया और बच्चों में नए ज्ञान की दीप जलाने का काम किया, ऐसे शिक्षक का सम्मान आदरणीय मूलचंद मास्टर साहब से आग्रह है को मंच पे आए और उनका सम्मान सदस्य कमेटी मिलके या मंचासीन मिलकर, कमेटी शब्द हट जाए तो बेहतर है, और तालियां जोरदार होनी चाहिए दोस्तों। अगर अगली कड़ी में अगर मेरी आवाज रमेश कुमार मौर्य जी के पास जा रही हो तो वह भी मंच पे आए और इस मंचासीन लोगों द्वारा उनका सम्मान। अच्छा, इधर हैं आप, हम उधर तक देख रहे थे तो आप तो मेरे समीप थे, पेरियार और लल्ले प्रसाद यादव जी के नीचे बैठे हुए थे। जोरदार तालियों से सम्मान करें दोस्तों। सम्मान की कड़ियां चलती रही, आप लोगों ने अपने हौसला, अपने तालियों से बजाकर हौसला बढ़ाते रहे। और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करने के लिए अध्यक्षता मैं करने के लिए मूलचंद प्रसाद जी से आग्रह है कि वह मंच पे आए और इस कार्यक्रम की समापन व अध्यक्षता का अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि जानते हैं अध्यक्ष का मतलब सबका जिम्मेदार व्यक्ति है, जो ऊपर बैठे हैं वो और नीचे जो बैठे हैं वो। तो मूलचंद मास्टर साहब से आग्रह है कि वो आए। हेलो, सबसे पहले मैं अपने आज जिनकी जन्मदिन मना रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने सभी साथियों के साथ उनका हार्दिक स्वागत एवं वंदन करता हूं। और इस बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों का मैं अपने तहे दिल से, हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथियों, मैं साथ साथ एक बार फिर इस मंच पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए अतिथिगण एवं हमारे गांव के बीच में पहुंचे हुए बुजुर्ग नौजवान साथी, मैं बड़ा गर्व कर रहा हूं। मैं इस समय बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं अपने गांव के लिए साथियों, कि कम से कम इस मंच पर, इस कुर्सी पर हमारे गांव के जितने लोग बैठे हुए हैं, आज मुझे यह एहसास हो गया कि शायद अभी कुछ चंद लोग ही जो है हमारे लाइन में लगे हुए थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस कुर्सी पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी मेरे पीछे लगे हुए मेरा साथ देंगे। ये बहुत इसके साथ मुझे गर्व होना पड़ रहा है, जो है गर्व के साथ कह रहा हूं साथियों। और यह जान लीजिए, यह खजूर गांव एक ऐसा मंच है साथियों, इससे पहले यहाँ पर रविदास जयंती और अम्बेडकर जयंती मनाया जाया करता था, लेकिन खजूर गांव जयंती मनाने के कड़ी में एक कड़ी और जोड़ दिया कि आज इस धरती पर जो है छत्रपति साहू जी महाराज का भी इस स्थान पर जो है जयंती मनाई जा रही है। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासियों को जो है इसके लिए जो है बहुत बहुत जो है बधाई होना चाहिए, सभी लोगों को खुशी होनी चाहिए साथियों जो है। और अभी आपने जो है बाबूलाल लोहार जी भैया ने कहा कि खजूर गांव वो गांव नहीं रह गया है। इस खजूर गांव को साथियों, अगर हमारी आवाज जा रही हो सारे लोगों के बीच में, तो ये जान लीजिए कि यह खजूर गांव नहीं रह गया है, क्योंकि हमारे गांव की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो चुका है साथियों। तो ये हमारे और आपके बीच में बहुत बड़े गर्व की बात है जो है साथियों, यह बहुत साधारण बात नहीं है साथियों जो है। तो यह भी हमें आपको जो है गर्व करना पड़ेगा जो है, क्योंकि हमारा नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना बहुत बड़ी बात है साथियों। इसके साथ ही साथियों जो है, मैं अब हम लोग इस कड़ी में
जन्मदिन के कड़ी में जो लगे हुए हैं, तो मैं आज के इस मंच से अनाउंस करता हूं जो एक साथियों, आने वाले समय में जितने में ही महापुरुष होंगे, उन महापुरुषों की भी बहुत बड़ी नहीं तो अपने स्थिति के अनुसार उनकी भी जयंती मनाने का कार्यक्रम रखा जाएगा। और मैं यह भी घोषणा करता हूं कि आगे आने वाली कड़ी में ललाई सिंह यादव की जयंती भी इसी प्रांगण में, इसी स्थान पर जो है हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। साथियों, ये मैं इस मंच से अपने साथियों के सहयोग से यह घोषणा करता हूं कि उनकी भी जयंती जो है मनाई जाएगी इसी स्थान पे। साथियों, तो इसी के साथ जो है, चूंकि अध्यक्ष हमारे जो है प्रधान प्रतिनिधि माने मृदुलकांत पुष्कर जी हैं, लेकिन उनकी अस्वस्थता के कारण जो है आज उनका यह अनुपस्थिति बड़ा ही हम लोगों को जो खल रहा है कि सहयोग बस ऐसा स्थिति आया जब, क्योंकि जो है यह कार्यक्रम कल परसों शाम को मेरे सामने रखा गया, लोग आए और कल सुबह हम लोग उनके सामने बैठे, 3 घंटे बैठे रहे और इस कार्यक्रम का छोटा रूप था, लेकिन उनकी सहयोग से इस कार्यक्रम को इतना बड़ा रूप दिया गया और उनकी सहयोग से यह कार्यक्रम जो है वो रखा गया। लेकिन वह उनकी अनुपस्थिति खल रही है, लेकिन हम अपने महापुरुषों का आशीर्वाद उनके साथ पहुंचाना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ऐसा खबर लगे कि कल वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के जो है स्वस्थ हो चुके हैं और अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है बिल्कुल जो है तैयार है। साथियों जो है, तो अब इसी के साथ मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार जो है अपने यहाँ पे जो कुछ कमेटी बनी हुई साथियों, उन कमेटी के बच्चों से भी मैंने कहा था, मैं पहले से कह चुका था कि साथियों जो किसी व्यक्तिगत मूलचंद मास्टर साहब या जितने सहयोगी हैं उनका कार्यक्रम नहीं साथियों, ये पूरे गांव का जो है कार्यक्रम है और इसमें पूरे गांव का नाम होगा और पूरे गांव के लोगों को जागरूक करना है। साथियों जो है, तो जो लोग आए वो भी हमारे जो है स्वागत के पात्र हैं, जो लोग नहीं आए वो भी स्वागत के पात्र हैं, जो लोगों ने हमारी बातों को सुना वो भी हमारे सहयोग के पात्र हैं। क्योंकि जो स्कूल में जब पढ़ाया जाता है तो सभी बच्चे जो है वो तेज नहीं हुआ करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास छोड़ करके भी बाहर जो है घूमते हैं, वो भी कुछ न कुछ जानकारी लेते हैं, लेकिन वो उनका भी गुरु का जो उन पर भी निगाह होता है। तो साथियों कोई बात नहीं है, कम से कम आप उनको जो है अगर यहाँ आए नहीं तो हमारी बात, हमारे लोगों की बातें उनके कानों तक पहुंचा, वो सुने, वे भी हमारे बधाई के पात्र हैं और जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वो भी हमारे बधाई के पात्र हैं। साथियों जो है, तो अब इसी के साथ जो है इस कार्यक्रम की जो है घोषणा की समाप्ति किया जाता है और जितने दूर दराज से लोग आए उन्होंने अपना समय दिया, वो हम सारे ग्रामवासियों के जो है ऋणी हैं हम लोग उनके, और उनका बार बार करोड़ों बार सहस्त्र बार हम उनका जो अभिनंदन और वंदन करते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। बहुत ही सुंदर समापन रहा। एक सूचना और साथियों, जैसा कि बहुत सारे लोगों का फोन आया, कॉल आया कि सहयोग राशि किसे दिया जा रहा है, तो हमने सभी लोगों से कहा था कि जो कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहेंगे, हमारे सत्यपति साहू जी महाराज सत्य शोधक संस्थान के कोषाध्यक्ष, ग्रामीण लेवल पर जो कोषाध्यक्ष हैं विनोद पटेल जी, तो आप इन्हीं को सहयोग राशि अभी भी दे सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, जो भी आप अपने खुशी से, मतलब ये कोई मांगा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है समस्त ग्रामवासियों का कार्यक्रम है। समस्त ग्रामवासी मिलकर ही कोई काम कर सकते हैं, कोई जयंती मना सकते हैं। साथियों, ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रयास से नहीं है, ये सामूहिक प्रयास है। जैसा कि बाबा साहब बार बार हम लोगों को चेताए हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। तो जब तक हम लोग शिक्षित बनकर संगठित होकर संघर्ष नहीं करेंगे, कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। इन्हीं बातों के साथ अंत में फिर एक बार जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। बोलिंदर विनोद एक खोली हुई है।